सौम्या का प्रश्न था कि प्रश्न कुंडली अगर कोई पर्सन है जिसकी हमारे पास डिटेल्स नहीं है तो हम उसको कैसे बताएंगे। जो भी वो प्रश्न हमसे पूछ रहा है तो ऐसी स्थिति में हम प्रश्न कुंडली लगाते हैं, यानी कि जो भी प्रश्न है उसका जन्म जिस समय आपके मन में हुआ वो समय, डेट, मंथ, ईयर आप नोट करेंगे और उसकी कुंडली बनाएंगे। उसके अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्शन करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने कुंडली खोली है। हमारे पास कोई पर्सन आया जिसने ये पूछा कि उसको संतान कब होगी। तो आप उनका नाम डालेंगे, उनका जेंडर डालेंगे, करंट डेट, मंथ और ईयर डालेंगे। टाइम जो वो आपको बता रहा है कि उसके मन में नेचुरल जिस भी समय प्रश्न का जन्म हुआ, उसने आपको बोला कि मेरे मन में सुबह 8 बजे ये प्रश्न आया, तो आपने मॉर्निंग के 8 AM डाल देना है। वो पर्सन जहां पर रहता है वो बर्थ प्लेस आपने डालना है। और ये आपकी प्रश्न कुंडली बन गई। ठीक है। अब जैसे आपकी कुंडली बनती है उसके अकॉर्डिंग सेम प्रश्न कुंडली बनी है। अब उसका प्रश्न संतान को लेकर था, तो सौ में हम कौन सा हाउस देखेंगे। संतान के लिए हम कौन सा हाउस देखेंगे। उसका प्रश्न है संतान कब होगी। हम्म। रश्मि तुम बताओ। शुभी। बिल्कुल। हम फिफ्थ हाउस देखेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फिफ्थ हाउस से हम संतान को और स्टडी को लेकर दोनों ही चीजों को लेकर देखते हैं। तो आप इस प्रश्न कुंडली का फिफ्थ हाउस देखेंगे। इसमें कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह बैठे हैं और उसकी कौन सी दशांतर दशा चल रही है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। में आपको क्लियर। रश्मि। ठीक है। अब हमने आगे पढ़ना है दशा अंतरदशा, जो कि आप तीनों का प्रश्न था कि हम कैसे जान सकते हैं कि जो भी हमारी जन्म पत्री में योग बन रहे हैं उनके रिजल्ट हमें कैसे मिलेंगे। तो देखो, हर ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है। केतु की महादशा 7 साल की होती है। जब भी केतु आपकी जन्म पत्री में आएगा तो वो 7 साल तक उसकी महादशा चलेगी। टाइम पीरियड आपको जब आप डिटेल्स डालेंगे तो वहां पर लिखा आएगा कि इस वर्ष से लेकर इस वर्ष तक केतु की महादशा है। शुक्र की महादशा 20 वर्ष तक रहती है। 20 साल तक शुक्र की महादशा चलती है। अगर आपकी हॉरोस्कोप में शुक्र बहुत अच्छे हैं तो ये महादशा आपकी अच्छी रहेगी। और शुक्र की अगर प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो ये 20 सालों में आपके साथ परेशानी आएंगी। अब वो किस तरीके की आएंगी, वो जन्म पत्री में जिस भाव के स्वामी होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। सूर्य की महादशा 6 साल की होती है। चंद्रमा की 10 साल की। मंगल की 7 साल की। राहु की महादशा 18 साल तक रहती है। जुपिटर की 16 साल तक। शनि की 19 साल तक और बुध की 17 साल तक। ये फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आपकी अलग अलग पत्रियों में ईयर चेंज हो सकते हैं। किसी की आज से शुक्र चल रहा है तो किसी का आज केतु चल रहा है, किसी का जुपिटर चल रहा है। पर ईयर इतने ही सबके फिक्स रहेंगे। अगर शुरू हुई है तो इतने सालों तक रहेगी। इस महादशा के अंदर फिर अंतर आ जाता है कि हो सकता है केतु में सबसे पहली अपना ही अंतर आता है। अगर केतु की महादशा शुरू हुई है या शुक्र की महादशा शुरू हुई है तो सबसे पहला अंतर उसी ग्रह का आएगा। केतु में केतु आएगा, शुक्र में शुक्र आएगा, सूर्य में सूर्य आएगा। ठीक है।
इस चीज़ को मैं आपको पत्री से क्लियर कर देती हूँ। ये हमारी कुंडली थी। ये दशा का पोषण है। दशा क्यों नहीं आती? दोबारा से एक हॉरोस्कोप बना ले। अब अच्छा, हाँ, डेट्स लिखी हुई है ना, तो उसमें वो बता रहा है कि कितने समय से कितने समय तक वो दशा रहेगी। एक डेट नहीं हो सकती है, क्योंकि आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो मुझे? देखो यहाँ ये आपका लिखा हुआ है, राहु शुरू हुआ है आपका 2002 तक है। तो और भी दशा होगी ना आपकी? नहीं, ये पूरी नहीं है आपकी दशा। नहीं, हम यहाँ पे बना लेते हैं और उसको। अच्छा, ये देखो, जैसे ये है ना, यहाँ पर ये बता रहा है, ये राहु की महादशा है। जिस पर्सन की ये कुंडली है, उनकी राहु की महादशा 19 नवंबर 2024 तक रहेगी। ठीक है, दिखा आपको? आप अब ये राहु की महादशा आपने देखा कि 2024 तक रहे। क्लियर नहीं दिख रहा है? आप दिख रहा है? दिख रहा है? हेलो? हाँ, सौम्य, शुभी और रश्मि तीनों को दिख रहा है? दिख रही है ना? मैं दोबारा बताती हूँ, पहले सबको ठीक से दिखे। आप स्क्रीन को ना पिन कर लेना। आप देखो, क्लियर है तीनों को? रश्मि, तुम्हें भी क्लियर है? देखो, हमने पढ़ा था राहु की महादशा। इस पर्सन की राहु की महादशा 2024 तक चलेगी। जो ये फर्स्ट लाइन होती है, ये महादशा की होती है। आप लोगों की हॉरोस्कोप में भी लिखा होगा, किसी ना किसी ग्रह की महादशा चल रही है। अब जिनकी हॉरोस्कोप है, उनका राहु में राहु चला 1 अगस्त 2009 तक। ये जो दशा लिखी होती है लास्ट में, ये एंडिंग पीरियड होता है इस प्लैनेट का। इसके बाद राहु में गुरु आया, जो रहेगा 25/12/2011 तक। ठीक है, अब चल रहा है 2023। तो इस पर्सन की जो दशा चल रही है इस समय, राहु में चंद्रमा की चल रही है, वो 1 नवंबर 2023 तक रहेगी।
आया समझ में? हाँ, राहु तो रहेगा ही क्योंकि उसकी महादशा चल रही है। अब उसके अंदर अंतर कौन से ग्रह का चल रहा है? अब यहाँ राहु में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। अब यहाँ पे आपको रिजल्ट सिर्फ राहु का नहीं मिलेगा, राहु के साथ चंद्रमा दोनों प्लैनेट का रिजल्ट मिलेगा। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था राहु और चंद्रमा की युति अच्छी नहीं होती है, ग्रहण योग बन जाता है। तो यानी कि दशा देखते ही हमें ये समझ में आ गया कि इस पर्सन का समय अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि राहु में चंद्रमा की युति है। और ये कब तक रहेगी? हाँ, हाँ, ठीक है। राहु में चंद्रमा की युति मतलब हमें ये समझ जाना है इसको देखते ही कि ये पर्सन का टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। अब क्या इसको परेशानी आ रही है वो हमें जन्म पत्री बताएगी। और ये टाइम पीरियड जैसे सौम्य का प्रश्न था, शुभि का प्रश्न था, रश्मि का प्रश्न था, कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा ये वाला प्रश्न का उत्तर हमें कब मिलेगा या हमारा करंट समय कैसा चल रहा है। तो इसका समय कब तक खराब है? 1 नवंबर 2023 तक इस पर्सन का समय खराब रहेगा। हाँ, हाँ। अच्छा, तो आपके अगर 11th हाउस में बैठे हैं, तो शनि और चंद्रमा की भी युति अच्छी नहीं होती है ना? हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल। अब वही पतली से 12th हाउस में बैठे हैं। अभी ये वाला डाउट क्लियर हो गया? सौम्य तुम्हें क्लियर हो गया? हाँ। शुभी आप म्यूट कर लो बोलने के बाद ना, हाँ, इको आ रहा है। सबकी महादशा अलग अलग होगी, सबकी हॉरोस्कोप में महादशा अलग अलग होगी। महादशा जितने सालों की आपकी हॉरोस्कोप में लिखी हुई है उतने वर्ष तक उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर रहेगा। उसके बाद हर ग्रह का उसमें अंतर आएगा, वो अंतर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा, ये आपके लग्न चार्ट में बन रहे योग आपको बताएंगे। अभी आपको ये क्लियर है कि हमें महादशा और अंतरदशा कैसे देखनी है? ठीक है। अब ये इस पर्सन का लग्न चार्ट है। यहाँ पर हमने देखना है कि राहु कहाँ पर बैठे हैं इनके, और राहु में चंद्रमा चल रहा था तो चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर चंद्रमा इनके 5th हाउस में बैठे हैं और राहु इनके 11th हाउस में बैठे हैं। ऑलरेडी इनकी जन्म पत्री में राहु और केतु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। राहु चंद्रमा केतु के साथ बैठे हैं, राहु की दृष्टि में है, तो चंद्रमा इनकी जन्म पत्री में
प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी पीड़ित हैं, पॉजिटिव नहीं है, और दशा भी इनकी वैसी चल गई है। और इनका प्रश्न था संतान को लेकर। ठीक है, तो ये संतान को लेकर परेशान होंगे। केतु बैठे हुए इनके 5th हाउस में, तो संतान उत्पत्ति में बाधा डालेंगे, क्योंकि केतु का काम होता है बाधा डालने का। इसके साथ ही साथ आप ये देखोगे यहाँ पर कौन सी राशि लिखी हुई है? तुला राशि। तुला राशि के लॉर्ड कौन है? शुक्र है। और शुक्र बैठे हैं 12th हाउस में, अपनी ही राशि में। और आपने और इसके अलावा क्या देखना है? शुक्र की वृष राशि भी होती है ना, तो वो अपनी ही राशि में बैठे हैं। इसके अलावा आप डिग्री भी देखेंगे, तो शुक्र की डिग्री कितनी है? यहाँ शुक्र सिर्फ 2 डिग्री के हैं। बिल्कुल। अब हम इन सबको आपस में जोड़ेंगे। श्रुति आप म्यूट कर लो, इको आ रहा है। अब हमने इस हॉरोस्कोप में देखा कि जो पर्सन संतान के लिए हमारे पास परेशान होकर आया है, उसका 5th हाउस भी वीक है, अपने घर के स्वामी हैं, पर 12th हाउस में बैठे हैं और 2 डिग्री के हैं, बहुत ही वीक हैं। उसके बाद केतु इनके 5th हाउस में बैठे हैं, चंद्रमा के साथ राहु की दृष्टि में है। तो और इसके साथ ही दशा भी इनकी पॉजिटिव नहीं चल रही है, राहु में चंद्रमा की दशा चल रही है। तो ऐसे में संतान उत्पत्ति में इनको प्रॉब्लम आएगी। या कोई विद्यार्थी है जो अपनी स्टडीज के लिए आपके पास आया, उसका स्टडीज में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, मन नहीं लगेगा, और इच्छा नहीं करेगी अंदर से, क्योंकि मन पीड़ित हो गया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप इनको रेमेडी देंगे। ठीक है, क्लियर? कि आप प्रेडिक्शन। हाँ, पूछो। म्यूट म्यूट कर लो आप। इस हॉरोस्कोप में हमने देखा कि राहु में चंद्रमा की महादशा चल रही है। तो चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है, ग्रहण योग बन जाता है। दशा इनकी अच्छी नहीं चल रही है। उसके बाद उनका प्रश्न जिस चीज को लेकर था, उस हाउस को हम देखेंगे। तो यहाँ प्रश्न था संतान को लेकर, तो संतान को लेकर हम सीधा 5th हाउस पर आ गए। हमें 5th हाउस देखना है कैसा है। सबसे पहले हम देखेंगे 5th हाउस में कौन सी राशि है, यानी कि उसके मालिक कौन है। उनके स्वामी ग्रह शुक्र हैं। शुक्र बैठे कहाँ हैं? शुक्र 12th हाउस में बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं, क्योंकि शुक्र की दूसरी राशि वृष राशि भी है। पर अपने घर में बैठे तो हैं, सिर्फ 2 डिग्री के हैं, बाल्यावस्था में है, पावर नहीं है। तो आपका 5th हाउस वीक हो गया। अब कौन से ग्रह बैठे हैं और कौन से ग्रहों की दृष्टि है, वो भी देखना है हमें। तो यहाँ पे चंद्र और केतु एक साथ बैठे हैं, तो चंद्र और केतु का कॉम्बिनेशन युति अच्छी नहीं होती है। चंद्रमा यहाँ आपके वीक हो गए। राहु की दृष्टि है, तो राहु की दृष्टि होने से यहाँ पर चंद्रमा आपके पीड़ित हो गए, ये भी एक ग्रहण योग बन गया है ना। तो नेगेटिव पावरफुल हो गया ना यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो परेशानी आपको वो बता रहे हैं, वो आपको पत्री भी शो कर रही है।
तो यहाँ पर अब आपको इनसे रेमेडी करानी है। ठीक है, क्लियर हुआ कि अगर कोई समस्या है तो आप उसको किस तरीके से देखेंगे? सौम्य और रश्मि, इसी रेमेडी हम आगे रेमेडी हम आगे करेंगे, अभी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना? देखो यहाँ पर जो रेमेडी होगी ना, आप अनम्यूट करो। रश्मि बताओ, कोई डाउट है? ठीक है। देखो सौम्य, यहाँ पर जो हम रेमेडी करेंगे ना, हम रेमेडी उस घर की भी करेंगे। हमें सबसे पहले उस हाउस को स्ट्रॉन्ग करना है जो वीक है ना? हम अपने घर में रहते हैं तो हमारा घर मजबूत होना चाहिए। उसके बाद उस घर में जो प्लैनेट बैठे हैं उनकी भी हमें रेमेडी करनी है और हमें दशा की भी रेमेडी करनी है। ठीक है। जब हम रेमेडी वाले पार्ट में आएंगे ना, तब हम उस चीज को करेंगे। अभी कैसे देखते हैं वो चीज क्लियर होना जरूरी है। अच्छा, इसी कुंडली में मैं एक चीज और आपकी क्लियर कर देती हूँ। जो साढ़े साथी को लेके प्रश्न था, है ना शुभी, आपको डाउट था साढ़े साथी को लेकर? ठीक है। सपोज ये चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं, तो शनि जब मकर राशि में आए, आप म्यूट कर लो क्योंकि इको आ रहा है ना। शनि जब मकर राशि में आए तो इनकी साढ़े साथी शुरू हो गई। 2.5 साल तक इस घर में रहेगी। 2.5 2.5 साल के 3 पीरियड होते हैं। 7 साल की साढ़े साथी होती है, 7.5 साल की साढ़े साथी होती है। 2.5 साल यहाँ, 2.5 साल यहाँ और 2.5 साल यहाँ। जब यहाँ पर साढ़े साथी आई इनकी, तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग के जो 2.5 साल होते हैं वो साढ़े साथी आपके सर के ऊपर चलती है। उसके बाद के जो 2.5 साल होंगे वो पेट पर चलेगी, और उसके बाद के जो 2.5 साल होते हैं वो पैरों पर आ जाती है। तो इस पर्सन, अब इस समय शनि कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर चल रही है, यानी कि इस पर्सन के 2.5 साल बीत चुके हैं। इस 17 जनवरी को शनि यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है। जहां भी आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा है, आपने उसके आगे पीछे देखना है। तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इस समय कुंभ राशि पर साढ़े साथी चल रही है। शुभी, आपके पास हेडफोन है तो वो लगा लो, इको नहीं आएगा। लगा रखा है। साढ़े साथी क्लियर? हाँ, नहीं समझ में। हाँ, तुम अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। आपकी जन्म पत्री में देखो, म्यूट कर लो पहले।
आपके 12th हाउस में शनि चंद्रमा बैठे हैं कुंभ राशि में, ठीक है? तो इसका मतलब आपके ऊपर शनि की दूसरी ढैया चल रही है। जब आपके 11th हाउस में शनि आए थे, तो आपके ऊपर साढ़े साती शुरू हो गई थी। इस समय शनि 17 जनवरी से शनि आपके 12वें घर में आ गए हैं। तो आपके ऊपर शनि की दूसरी ढैया शुरू हो गई है। 2.5 साल का पीरियड ये है, यहीं रहेंगे शनिदेव। 2.5 साल आपकी इसी जगह पे रहेंगे और 2.5 साल के बाद फिर वो आपके लग्न में आ जाएंगे और आपकी तीसरी ढैया शुरू हो जाएगी। 2.5 साल के 3 पीरियड आते हैं। हाँ जी, हाँ करो। हाँ, हाँ दिख रही है। देखो आपकी हमने देखना है कि जन्म पत्री में चंद्रमा किस घर में बैठा है, ठीक है? आपका आपका चंद्रमा बैठा है 4th हाउस में, ठीक है? और शनि चल रहे हैं इस समय आपके लग्न में, यानी कि कुंभ राशि में चल रहे हैं। जहाँ चंद्रमा बैठे हैं उससे एक घर पहले, यानी कि आपके ऊपर अभी साढ़े साती नहीं है। जब शनि यहाँ पर आएंगे गोचर के, ट्रांजिट के शनि जब मेष राशि में आएंगे, तब आपके ऊपर साढ़े साती शुरू होगी। तो लगभग 5 साल का टाइम है आपके पास। यहाँ जैसे ही गोचर के ट्रांजिट के शनि आएंगे मेष राशि में, तो आपके ऊपर साढ़े साती शुरू हो जाएगी। 2.5 साल यहाँ रहेगी, 2.5 साल यहाँ रहेगी, 2.5 साल यहाँ रहेगी, ठीक है? शुभी की जन्म पत्री में शनि यहाँ पर है, यहाँ लिखा हुआ है, और शनि चंद्रमा यहाँ लिखे हैं और शनि इस समय यहाँ गोचर कर रहे हैं। तो इसलिए उनके ऊपर शनि की साढ़े साती की दूसरी ढैया चल रही है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, चंद्रमा पीड़ित हो गए। आपके में सूर्य राहु का भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, सूर्य ग्रहण का योग बन गया है, सूर्य के साथ राहु बैठे हैं, ठीक है? हाँ, पॉजिटिव योग नहीं रहेगा। हाँ, तो बुध आदित्य योग हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, मैंने आपको बताया था ग्रहों की युति में सूर्य के साथ बुध बैठे होंगे तो बुध आदित्य योग बन जाता है। पर ये पर ये योग, हाँ बताओ। ये डिग्रीज है आपकी, ये डिग्रीज है, कौन सा प्लेनेट कितने डिग्री का है, जो हमने पढ़ा था ना, बाल्यावस्था युवावस्था, वो है ये। हाँ, इस योग के फल लेने के लिए आपको उपाय करने होंगे, क्योंकि यहाँ राहु ने उनके फल को कम कर दिया है। इसको ग्रहण लग गया है ना सूर्य को, तो सूर्य अपना फल कैसे देगा? तो यहाँ पर आप उसको रेमेडी करेंगे। हाँ, उसकी युति हम इसको देखेंगे कि आपका वीनस कौन कौन से हाउस का लॉर्ड है, आपका सैटर्न कौन कौन से हाउस, जैसे यहाँ शनि आपके स्वग्रही हो गए हैं, देखा आपने? अपनी ही राशि में बैठे हैं। शनि की राशि हमने पढ़ी थी 10 और 11, और शनि आपके अपनी राशि में बैठे हैं। तो इसका मतलब है शनि आपके अच्छे हैं। अब आप ही की पत्री में मैं एक चीज और आप लोगों को बता देती हूँ। हर जन्म पत्री में एक योग कारक ग्रह भी होता है।
ठीक है? कौन-सा ग्रह जो आपके लिए बहुत अच्छा है, जिसकी दशा आपके लिए हमेशा अच्छी रहेगी। तो वो योग कारक ग्रह आप कैसे पता करेंगे कि आपकी अपनी जन्म पत्री हो या आपको कोई जन्म पत्री जब दिखाने आया है, तो आप उसका योग कारक ग्रह कैसे निकालेंगे? उसके लिए जब भी केंद्र का स्वामी, हमने पढ़ा था ये चारों घर हमारे केंद्र है और ये हमारे त्रिकोण है। तो जब भी ये केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो, ठीक है? वो योग कारक ग्रह होता है। या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला गया हो, तो वो योग कारक ग्रह होता है। ये हमारे केंद्र हैं, 4 घर केंद्र होते हैं, 1, 4, 7 और 10, ठीक है? इसका स्वामी यानी कि जैसे ये सैटर्न है, ये वीनस है, ये सूर्य है, ये मंगल है, 4 ग्रह हो गए। इन चारों में से कोई भी प्लैनेट यहाँ या यहाँ बैठा हो, यहाँ पर मान लेते हैं हम सूर्य हमारे यहाँ बैठे हैं, ठीक है? 5th हाउस में। आपकी ही स्क्रीन पे बता रही हूँ मैं। ये 1, 4, 7 और 10 का स्वामी ग्रह अगर 5th और 9th हाउस में बैठा है, तो वो प्लैनेट आपका योग कारक ग्रह है। या 5th और 9th हाउस का लॉर्ड आपका 1, 4, 7, 10 में जाकर बैठ गया है, तो वो आपका योग कारक ग्रह है। अगर आपकी जन्म जैसे ये आप ही की पत्री खुली हुई है, इसमें हम मान लेते हैं कि शुक्र 5th हाउस में बैठ गए, तो 4th का लॉर्ड 5th में बैठ गया, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया, तो आपके लिए शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं। शुक्र हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। या शनि आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके 9th हाउस में बैठ गए हैं या 5th हाउस में बैठ गए, तो शनि आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। या फिर बुध आपके यहाँ 5th हाउस के लॉर्ड हैं और वो बैठ गए 4th हाउस में या 7th हाउस में, लग्न में, अंदर इन 4 घरों में से किसी भी घर में बैठे हैं, तो बुध आपके योग कारक ग्रह हो जाएंगे। यानी कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाके बैठ जाए, तो वो आपके लिए योग कारक ग्रह मतलब पॉजिटिव ग्रह है वो। उसकी जब भी आपके ऊपर दशा अंतरदशा आएगी, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। क्लियर? हम्म। शनि की दशा, हाँ। अभी जो मैं योग कारक बता रही हूँ उसमें शनि हमें यहाँ नहीं मानने हैं, क्योंकि आपके यहाँ है। योग कारक शनि जब भी बनेंगे जब 5th या 9th हाउस में होंगे। आपकी जन्म पत्री में शनि की दशा आते ही आपका स्थान परिवर्तन करा देगा। आपके अकॉर्डिंग पूछ रहे हो कि जो मैं बता रही हूँ योग कारक ग्रह उसके लिए पूछ रहे हैं? हाँ जी। सौम्या, आपका जो ये प्रश्न था वो आप अपनी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं या जो मैं योग कारक ग्रह बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं? हाँ। नहीं नहीं, आप उसमें नहीं देखो, क्योंकि मैं जो आपको बता रही हूँ ना, उसमें शनि योग कारक नहीं है। उसमें हम मान के चल रहे हैं कि आपके शनि या तो 5th हाउस में बैठे हैं या 9th हाउस में बैठे हैं, तो हम उसे योग कारक कहेंगे। ठीक है? आपको सिर्फ माइंड में ये रखना है कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम यानी कि 1, 4, 7, 10 का लॉर्ड यदि 5 और 9 नंबर में बैठा है, तो वो आपके लिए पॉजिटिव प्लैनेट है, आपकी हॉरोस्कोप का सबसे पॉजिटिव प्लैनेट है। और यदि 5th और 9th हाउस का लॉर्ड इन 4 घरों में केंद्र में जाके बैठा है, तो वो आपके लिए सबसे पॉजिटिव प्लैनेट है।
ठीक है? इस चीज़ को आपको क्लियर रखना है माइंड में। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हो। अब हम इस हाँ, दिख रहा है? क्लियर है तीनों को? क्लियर नहीं हुआ है। आप दिख रहा है सौम्या? हमने ये जाना था अभी तक कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हो, तो वो प्लैनेट हमारे लिए योग कारक ग्रह है। अब इस कुंडली में देखो क्या कोई योग कारक ग्रह है? कोई केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हो? कोशिश करो एक बार, शुभी, रश्मि। केंद्र का स्वामी कैसे है रश्मि? सूर्य जो है वो थर्ड लॉर्ड है, तो थर्ड हाउस केंद्र में नहीं आता है। केंद्र हमारा है 1, 4, 7 और 10।
है ना? चलो मैं बता देती हूँ आपको। देखो हमें ये पता है कि केंद्र ये है, हमें पता है केंद्र पंचम और नवम भाव है। अब हमने देखा केंद्र में 3, 6, 9 और 12 यानी कि बुध और गुरु केंद्र के स्वामी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बुध कहाँ बैठे हैं और गुरु कहाँ बैठे हैं। इस जन्म पत्री में बुध 8th हाउस में बैठे हैं और गुरु 11th हाउस में बैठे हैं। तो इसका मतलब केंद्र का स्वामी तो नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे त्रिकोण के स्वामी कौन है यहाँ पर, शुक्र है और शनि है। शुक्र हमारे कहाँ बैठे हैं, कहाँ पर, नहीं, शुक्र हमारे 7th हाउस में नहीं है, शुक्र बैठे हैं 10th हाउस में। नहीं, 10th हाउस है, 12 नंबर की राशि है। तो अब हमने क्या देखा, यहाँ पर त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है। समझ में आया? केंद्र का स्वामी शुक्र, त्रिकोण का स्वामी शुक्र केंद्र में बैठा है। तो इस हॉरोस्कोप के लिए शुक्र क्या हुआ, योग कारक ग्रह। नहीं, हर जन्म पत्री में नहीं होता, वो आपको देखना होगा। इस हॉरोस्कोप में आप देख रहे हैं शुक्र उच्च के हैं, शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। इस हॉरोस्कोप में आप देख रहे हैं कि मंगल भी उच्च के हैं, मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। इस हॉरोस्कोप से आप जान सकते हैं कि ये जिसका भी हॉरोस्कोप है वो पर्सन मांगलिक भी है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में है। और इस पर्सन के ऊपर साढ़े साती भी चल रही है, देख रहे हैं आप। चंद्रमा 9th हाउस में है और शनि का ट्रांजिट इस समय इनके 9th हाउस पे हो रहा है, तो इनके ऊपर शनि की दूसरी ढैया चल रही है। कौन सा? देखो ना, मैंने आपको क्या बताया, साढ़े साती कैसे पता चलती है। हाँ, जिस घर में चंद्रमा बैठते हैं जब शनि उसमें गोचर करते हैं। आप म्यूट करो। जन्म पत्री में जिस घर में चंद्रमा बैठते हैं उससे एक घर पहले से साढ़े साती शुरू हो जाती है। आपके चंद्रमा जहां भी बैठे होंगे, जिस भी पर्सन की आप जन्म पत्री देख रहे हैं, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस समय शनि ट्रांजिट की कौन सी राशि में गोचर कर रहे हैं। जैसे कि इस समय शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इस जन्म पत्री में चंद्रमा कुंभ राशि में ही बैठे हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि चंद्रमा के ऊपर से शनि गोचर कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस पर्सन की दूसरी ढैया चल रही है। और जब मकर राशि में शनि आए हैं तो उस समय इनके ऊपर साढ़े साती शुरू हो जाएगी। मकर राशि पे भी साढ़े साती है, जिनकी मकर राशि है इस समय पर साढ़े साती जो चल रही है, मकर राशि की तीसरी ढैया चल रही है, कुंभ राशि की दूसरी ढैया चल रही है।
बिल्कुल सिंपल है, आपने चंद्रमा की प्लेसमेंट देखनी है और शनि का गोचर देखना है। चंद्रमा जिस घर में बैठे हैं, अगर उस घर में शनि का ट्रांज़िट है, तो साढ़े 7 ही चल रही है, ठीक है? हाँ, ट्रांज़िट मैं बताऊँगी आपको। ट्रांज़िट भी देख लेते हैं, देखिए। जब भी आप जन्म पत्री बनाएँगे ना, तो यहाँ आपको ट्रांज़िट मिल जाएगा। ये रहा, ये करंट ट्रांज़िट है इस समय का। आप लोगों को एक पंचांग भी लेना होगा, ठीक है? आप लोग पंचांग लेंगे, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन-सा ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है, कौन-सी तिथि है, कौन-सा नक्षत्र है, क्योंकि आगे आपको इसका यूज़ आएगा। हाँ, हुँ। हाँ, 1-2 दिन में तो नहीं आएगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करने से ही होगा, है ना? तभी मैंने वो टेस्ट आपको इसीलिए दिया था कि जब आप उसे करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 9 ग्रह कौन-से होते हैं, 12 राशियाँ कौन-सी होती हैं, 12th हाउस कौन-से होते हैं, उनसे हम क्योंकि जब हम पिछला इकट्ठा करेंगे ना, तो आगे हमें प्रॉब्लम आएगा। कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से सब कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है? स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? अब देखो, आपने ये देखा कि जन्म पत्री के 12 घर होते हैं, 12 घर में कौन-सी राशियाँ होती हैं, उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं, अब उनकी आप प्रिडिक्शन कैसे करेंगे? आपने देखा कि लग्न में सूर्य बैठा है या 4th हाउस में सूर्य बैठा है, तो उसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। जैसे शुभी आपने 9 ग्रहों में सारे प्लैनेट लिख दिए थे ना? यूर हाँ, आपने राहु केतु तक लिखना है, उससे आगे नहीं लिखना है और राहु केतु भी छाया ग्रह होते हैं, ठीक है? हाँ, यूरेनस ही बोलते हैं, पर हम उसे कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। हमारी 9 ग्रहों की कैलकुलेशन सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, केतु, ठीक है? हमारे 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र, मंगल, बुध, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? राहु और केतु आपके छाया ग्रह हैं। अब इन 9 ग्रहों में से सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हैं, ठीक है? आपने देखा ना, सूर्य क्या आग का गोला है, मंगल क्या आग का गोला है, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, एग्रेसिव प्लैनेट है, ईगो होती है इनके अंदर। तो ये टेंडेंसी उस पर्सन में, अगर किसी का कोई योग कारक ग्रह सूर्य या मंगल निकल गया या जन्म पत्री में स्वग्रही होके बैठे हैं, तो ये टेंडेंसी आपको उनके अंदर मिलेगी। शनि, राहु, केतु तीनों ग्रह, इनको हम पाप ग्रह मानते हैं। सूर्य क्या है? हमारे हार्ट, हमारा हृदय, हमारे नेत्र। अगर आपको आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं न कहीं आपकी जन्म पत्री में सूर्य पीड़ित है।
आपकी बॉडी का सर और हार्ट सूर्य है। मंगल क्या है? आपकी बॉडी के अंदर पित्त, खून मंगल है, कान, नाक, ये मंगल है। अगर ये जन्म पत्री में आपके पॉजिटिव नहीं है तो इनकी महादशा अंतरदशा में आपको ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आप कहते हैं ना अचानक से, अरे मेरे कान में दर्द होना शुरू हो गया, ब्लड इन्फेक्शन हो गया, नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो इसका मतलब मंगल पीड़ित है और मंगल की आपकी महादशा अंतरदशा शुरू हो गई है। अगर शनि की शुरू हो जाती है तो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, पैरों से रिलेटेड आएगी, पिंडलियों में दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा, टेंशन हो जाएगी बहुत ज्यादा। और राहु केतु जो है वो जिनके साथ बैठते हैं, जिन ग्रहों के साथ बैठते हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनके प्रभाव को बढ़ा देंगे और अगर वो नेगेटिव हैं तो उनके प्रभाव को कम कर देंगे। ठीक है, इसको भी आपने अच्छे से समझना है। ये ग्रहों की टेंडेंसी है। बृहस्पति, शुक्र और बुध तीनों ग्रह शुभ ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति क्या, कोई बहुत फैटी आ गया कि मेरा तो बहुत जल्दी से फैट बढ़ जाता है, तो आप उनका बृहस्पति देखोगे ना तो उनकी जन्म पत्री में उनका बृहस्पति अच्छा होगा या 11th हाउस में बैठा होगा, तो ऐसे लोग फैटी ही मिलेंगे आपको। बुध से रिलेटेड आप जानते हैं, जिनका बुध स्ट्रांग होगा वो बुध से रिलेटेड काम करेंगे, ऑनलाइन काम करेंगे, उनकी वाणी बहुत अच्छी होगी, अपनी वाणी से वो कमाएंगे। और वाणी अगर पॉजिटिव है तो वाणी पे बहुत अच्छा कंट्रोल होगा, और अगर बुध पॉजिटिव नहीं है तो कंट्रोल नहीं होगा। जैसे आपने कहते होंगे ना कि इसको तो बोलने की क्षमता ही नहीं है, सोच समझ के नहीं बोलता ये पर्सन, कहीं पे भी कुछ भी बोल देना, मतलब उनका बुध पॉजिटिव नहीं है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा छाती है, फेफड़े है, आपकी बॉडी में मन है आपका। चंद्रमा पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा कंट्रोल होगा, और चंद्रमा अगर पीड़ित है तो इन्हीं चीजों को लेके प्रॉब्लम होगी। कुछ लोगों को आपने देखा होगा 12 महीने उनको कफ की प्रॉब्लम रहती है, बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं, तो यानी कि उनका चंद्रमा पीड़ित है। समझ में आया? इस चीज को ना आप एक जनरली कोई भी डेट ऑफ बर्थ डालो अपनी हॉरोस्कोप में, प्रैक्टिस करो आप, उसमें वो चीजें देखने की कोशिश करो। जनरली आपने कोई डिटेल डाला, एक हॉरोस्कोप आपके सामने आया, उसको देखो, आपकी कौन से लग्न की कुंडली है, उस पर्सन की कौन सी राशि है, इन पॉइंट्स को आप नोट करो। उसमें कौन से ग्रह स्वग्रही हैं, कौन से ग्रह स्वग्रही नहीं है, कौन कौन से ग्रहों की युति बन रही है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन सा ग्रह उस जन्म पत्री में उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है ना। आज हमने योग कारक ग्रह भी समझा, तो उसमें कोई योग कारक ग्रह है या नहीं, कौन सी दशा, कौन, जब ये चीज आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी ना तो आधी प्रिडिक्शन तो आपको वैसे ही आ जाएगी, आप खुद जोड़ने लगेंगे। अब जन्म पत्री में जो 12 घर होते हैं ना, उनके कारक स्वामी भी होते हैं। जैसे सूर्य फर्स्ट हाउस का कारक स्वामी है, 7th हाउस के गुरु बृहस्पति हैं। शादी के लिए हम सबसे पहले गुरु देखते हैं ना, जब भी किसी की भी लड़की की जन्म पत्री आती है हमारे सामने, तो हम गुरु की स्थिति सबसे पहले देखते हैं, चाहे वो सप्तम भाव के लॉर्ड हैं या नहीं है। और लड़के की जन्म पत्री आती है तो हम शुक्र की स्थिति देखते हैं। तो ये जो प्लैनेट है ये उस भाव के कारक ग्रह हैं, कि हमें कोई भी चीज को लेके प्रश्न आया तो उसके कारक भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, वो भी हमारे लिए देखना बहुत जरूरी होता है। कोई भी भाव से रिलेटेड हमें पॉजिटिव रिजल्ट सिर्फ हम एक चीज को देखकर नहीं बोलते हैं, भाव का राशि, राशि स्वामी, उसमें बैठे ग्रह और उसका कारक ग्रह कहाँ बैठा है, इन सबको हम आपस में जोड़ के तब हम प्रिडिक्शन करते हैं। अब ये आपका प्रिडिक्टिव पार्ट है, जहां पर आप उन चीजों को जोड़ना शुरू करेंगे।
कुंडली में त्रिकोण हमने पढ़ा था, 5th हाउस और 9th हाउस को त्रिकोण कहते हैं। तो त्रिकोण की जब भी दशा अंतरदशा आपकी लाइफ में आएगी तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगी। अपनी अपनी जन्म पत्री खोलना, उसमें देखना 5th लॉर्ड कौन है और 9th लॉर्ड कौन है। उसकी जब भी महादशा अंतरदशा आएगी तो वो आपको हमेशा शुभ फल देगी। केंद्र आप जानते हैं, 1, 4, 7 और 10वें घर को हम केंद्र कहते हैं। यदि इसमें शुभ ग्रह है, यहाँ पर भी आपने ग्रहों की प्लेसमेंट देखनी है, शुभ ग्रह हैं कि अशुभ ग्रह हैं। केंद्र का स्वामी यदि केंद्र में ही बैठ जाता है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाता है। ठीक है, जैसे हम मैथ में पढ़ते थे ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस हो जाता है। तो केंद्र का स्वामी केंद्र में आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। और जो जन्म पत्री का 3, 6, 8 और 12वां घर है, इसकी भी कभी भी महादशा अंतरदशा पॉजिटिव नहीं जाती है, क्योंकि ये पाप घर है। जन्म पत्री के 6th, 8th और 12th, ये 3 हाउस के लॉर्ड जिस घर में बैठेंगे वहां भी नुकसान करेंगे। अगर 6th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठ गया तो आपके भाग्य की हानि, आपके कार्यों में बाधा डालना शुरू कर देगा। अष्टम का बैठ गया तो परेशानियां आएंगी। 12th हाउस का बैठेगा तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ये चीजें आपको जब क्लियर होंगी, जब आप प्रैक्टिस में आएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि कैसे करें, ओवर हो रहा है। जब आप एक एक कॉन्सेप्ट को लर्न करना शुरू करेंगे ना, और लर्न आपको हो जाएगा, आप हॉरोस्कोप बनाइए। उसमें जब आप साइड में कॉपी रख के देखना भी शुरू करेंगे ना, तो भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर बहुत आसानी से हो जाएगी जब आप हॉरोस्कोप बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको दृष्टियां बता चुकी हूँ कि कौन से प्लैनेट की कौन सी दृष्टि होती है, कौन सा प्लैनेट किस किस घर को देखता है। जब आप उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, अभी आप प्रिडिक्शन छोड़ दो कि वो आपको क्या प्रिडिक्शन दे रहा है। अभी सिर्फ आपने देखना है कि ये एक जनरल पत्री बनाई, उसमें मंगल बैठा है, तो मंगल किस किस घर को देख रहा है वो आप नोट डाउन करो। हाँ, मंगल 4th को देख रहा है, मंगल 7th को देख रहा है, मंगल 8th को देख रहा है। जब आप ये चीजें सीख जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा माइंड में कि हाँ, मंगल की ये दृष्टि होती है, शनि की ये दृष्टि होती है, तो वो पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखो कि इस जन्म पत्री में 6ठे, 8वें, 12वें घर के लॉर्ड कौन है, कहाँ बैठे हैं, उनकी कहाँ दृष्टि है, मतलब वो उस चीज को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। आज हमने महादशा भी सीखा कि कौन सी महादशा चल रही है और इसका रिजल्ट कैसे है, वो भी हमारे लिए क्लियर हो जाएगा कि महादशा ये हमें कैसा फल देने वाली है। समझ में आया? ये मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, इससे आपको इजी हो जाएगा कि अगर आपका मेष लग्न है और मेष लग्न की कुंडली में चंद्र, गुरु और मंगल, ये 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। बुध और शनि का कॉम्बिनेशन आपको अशुभ फल देता है। और इस जन्म पत्री के लिए, इस लग्न के लिए, मेष लग्न के लिए शुक्र जो है वो पॉजिटिव नहीं है, मार्केश है। ठीक है, अगर आपके पास कोई मेष लग्न की कुंडली आ जाती है और उसमें आपको ये प्लेसमेंट में से कोई भी चीज मिलता है, तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि इस पर्सन की जन्म पत्री में गुरु चंद्र एक साथ बैठे हैं, तो वो तो हमने वैसे भी पढ़ा था, गजकेसरी योग बन जाता है, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये सब शुभ फल देने वाले योग हैं 12 लग्न के। अगर ये युति बनी हुई है तो आपको अशुभ फल मिलेगा।
जहाँ पर आपको ये मिश्रित लिखा हुआ है, अगर वृष लग्न की कुंडली में कहीं पे बुध बैठे हुए हैं लग्न में, तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। कैसे मिलेंगे कि आपने बुध देखना है कि कहाँ के स्वामी हैं, ठीक है? और इसमें योग कारक ग्रह भी लिखे हैं। आप कोई भी वृष लगन की कुंडली बनाना, तो उसमें आप समझ जाओगे कि शनि योग कारक है। मिथुन लगन और कर्क लगन की कुंडली। चलो अभी एक ही जर्नल खोल के देखते हैं ये कौन से लग्न की कुंडली बनती है। कौन से लग्न की कुंडली बनी है? सौम्या। नहीं, कौन से लग्न की कुंडली है? हम्म। और ये वाली कुंडली कौन से लग्न की है? नहीं। मिथुन। देखो लग्न हमेशा राशि में आएगा। 12 राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही लग्न होते हैं। शुभी, मुझे लगता है तुम्हें तो क्लियर हो गया है लग्न, है ना? हम्म। हम्म। जो भी राशि का नंबर लिखा है ना यहाँ पर, उसका स्वामी ग्रह उस लग्न का मालिक होगा। यहाँ पर लिखा है 8। रश्मि, कौन सा लग्न है? सौम्य, तुम बताओ कौन सा लग्न है? शुभी, तुम बताओ कौन सा लग्न है? हम्म। सौम्य, कौन सा लग्न है? हम्म। रश्मि। रश्मि, कौन सा लग्न है? अच्छा। अच्छा, वैसे कौन से? हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम कॉपी सामने रखो अपनी। ठीक है। अभी एकदम से सब कुछ याद नहीं होगा, कॉपी साथ में रखो, नोट्स बना के रखो। अगर मैं पूछ रही हूँ तो उसे खोल कर आप देख सकते हो कौन से नंबर की राशि है।
क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको लर्न भी हो जाएगा। सौम्य कौन सा लग्न है? हम्म। शुभी कौन सा लग्न है? क्या? ये वाला पूछा मैंने 11। हाँ, ठीक है। तो लग्न का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मुझे बताओ इन दोनों में राशि कौन सी है? इस वाले लग्न चार्ट में कौन सी राशि है, इस वाले में कौन सी राशि है? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये एक कुंडली बनी है, ये पर्सन पूछ रहा है कि इसकी राशि कौन सी है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हमने चंद्रमा देखना है वो कहाँ बैठा है, जिस राशि में वो बैठा है वो राशि उस पर्सन की है। सौम्या इसमें बताओ कौन सी राशि है? हाँ, इस हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं और धनु राशि में बैठे हैं। क्लियर? रश्मि, मान लो चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, बताओ कौन सी राशि है? हाँ, 5th नंबर की सिंह राशि है। क्लियर हो गया, राशि का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अब ये पत्री दोनों देख के बताओ क्या इस दोनों में से कोई मांगलिक है? हाँ, कैसे? हम्म। तो आपने 8th राशि नहीं बोलनी है, आपने बोलना है मंगल 7th हाउस में बैठे हैं। ठीक है। हाँ, मैं बता रही। हमने पहले पिछली क्लास में मांगलिक कैसे पता करते हैं वो पढ़ा था, है ना? हमने पढ़ा था कि मंगल यहाँ पर हो, मंगल इस घर में हो, मंगल इस घर में हो, मंगल इस घर में हो, इस घर में हो और इस घर में हो, तो वो पर्सन मांगलिक होता है। ठीक है। तो इस वाली जन्म पत्री में हमने देखा कि मंगल इस घर में बैठे हैं, तो इसलिए ये पर्सन मांगलिक है। हाँ, बिल्कुल। किसी का मंगल यहाँ बैठ गया तो वो मांगलिक है, यहाँ बैठा है तो वो मांगलिक है, यहाँ बैठा है तो वो मांगलिक है, और यहाँ बैठा है तो वो मांगलिक है, यहाँ बैठा है तो मांगलिक है।
क्लियर? रश्मि और सौम्या क्लियर? मांगलिक के लिए आपने नंबर नहीं देखना है, मांगलिक के में आपने हाउस देखना है, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस मांगलिक है। और कोई डाउट आप लोगों का? हाँ, तो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, अभी प्रिडिक्टिव पार्ट पे मत जाओ। म्यूट करो शुभी। अभी आपने ना प्रिडिक्शन की तरफ नहीं जाना है। अभी जितना आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करो। कौन सी राशि है, कौन सा लग्न है, ठीक है, मांगलिक है या नहीं है, कौन कौन से ग्रहों की युति है, कौन से ग्रह उच्च के हैं, कौन से ग्रह नीच के हैं, कौन सी अवस्था में है डिग्री के अकॉर्डिंग, उसके साथ कौन सी दशा, कौन सी अंतरदशा चल रही है, ये सब सारे पॉइंट्स नोट करो। उससे क्या है कि आपको जन्म पत्री को देखने का तरीका, कोई भी आपने ना अपनी डिटेल्स नहीं डालनी है, ठीक है? कोई भी रैंडम डिटेल्स डाल दो आप, क्योंकि अपनी में आपका माइंड अपनी प्रेडिक्शन की तरफ चला जाएगा। जर्नली कोई भी हॉरोस्कोप बनाओ और उस हॉरोस्कोप में सबसे पहले लिखो बनाने के बाद कि इसमें कौन सा लग्न है, कौन सी राशि है, ठीक है, कौन से हाउस के लॉर्ड कौन सा ग्रह है, कौन से हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं और किन ग्रहों की युति बनी हुई है। हो सकता है आपके एक घर में 4 ग्रह भी हों, तो हो सकता है एक घर में 2 ग्रह हों, 3 ग्रह हों। कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, वो पर्सन मांगलिक है या नहीं है, उसके ऊपर साढ़े साथी चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है? ऐसे इसको करोगे ना आप, तो आपको देखने का तरीका समझ में आएगा। क्या-क्या दोबारा बताओ? सब पर आती है। नहीं, डिपेंड करता है आप वो किस भाव से बन रही है और आपकी जन्म पत्री में शनि की क्या स्थिति है। ऐसा नहीं है साढ़े साथी सबको नुकसान देती है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, जर्नली आप नहीं कर सकते हो। अगर आपका शनि बहुत अच्छा है और आपने दान कर दिया, तो आपने अपने अच्छे शनि का दान कर दिया। जितनी भी, हाँ, शनि का पोज़ीशन बहुत अच्छा था। हाँ, नहीं, सौम्य का शनि मकर राशि में था 12th हाउस में। हाँ, तुम्हारा कुंभ में था। ठीक है, फिर हाँ, बिल्कुल, उसकी अपनी राशि है। नहीं, डिपेंड करता है ना, राशि के तो लॉर्ड हैं, कौन से घर में बैठे हैं, डिग्रीज़ क्या है।
अगर 12th हाउस में तो 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा उनका। ठीक है, अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। रश्मि, आपने भी टेस्ट नहीं भेजा मुझे। हाँ रश्मि, आपने टेस्ट भेजा मुझे। हाँ, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। और अपने नोट्स बनाओ, जो चीजें मैं बता रही हूँ उन्हें आप लिख लो, जिससे कि प्रिडिक्शन करते समय आप देख सकते हो कि कौन से नंबर की कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह है। और वो देखते देखते आपको लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्लास में क्या चीज। अभी क्लास के बाद डाल देंगे। और सारी रिकॉर्डिंग ना, अगर आपके पास नहीं है तो मेरे चैनल पे भी डलती है। हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग चैनल पे भी मिलेगी आपको। एस्ट्रो फ्रेंड अंशु के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना आप। ठीक है, अगर आपके पास से मिसप्लेस हो जाती है तो आपको चैनल पे भी मिलेगी। चलिए, अब क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। हाँ जी, अब परसों होगी। पर थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस। क्या कह रहे हो शुभी। टेस्ट तो मैं इसलिए देती हूँ आपको, जिससे कि मुझे पता रहे कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, प्रैक्टिस करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ रश्मि, बताइए। हाँ हाँ, कोई नहीं, आप इवनिंग में ले लीजिएगा। ओके, चलिए।